कक्षा 10वीं में सभी पढ़ने वाले प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी हाई स्कूल परीक्षा यानी कि 10वीं वार्षिक परीक्षा चल रही है और आपका अगला पेपर यानी कि संस्कृत का पेपर है। तो संस्कृत के पेपर का संपूर्ण एनालिसिस आज के इस वीडियो में हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको ये एक मॉडल पेपर दे रहा हूँ और इस मॉडल पेपर से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी वार्षिक परीक्षा के रियल प्रश्न पत्र में। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम प्रत्येक प्रश्न को बहुत आसानी के साथ में समझेंगे और कैसे आपको प्रश्नों के उत्तर निकालना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 23 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 3 घंटा जिसमें टाइम है और मैक्सिमम आपको 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सबसे पहली बात, आपको कौन कौन बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये है प्यारे विद्यार्थियों कि आपको 3 घंटा पर्याप्त समय लेना है। इस मानसिकता के साथ में एग्जाम में बैठना है कि आज मुझे पूरे एक सत्र के बाद में मुझे मात्र संस्कृत का संपूर्ण हल लिखने के लिए 3 घंटा मिला है, तो इस मानसिकता से आपको बैठना है। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए ये रहेगा कि आपको प्रत्येक प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और समझना है, क्योंकि हमारी संस्कृत में जब तक आप उसे सावधानी पूर्वक नहीं समझेंगे, अस्ति या ना अस्ति में आप जब तक अंतर नहीं समझेंगे, क्योंकि हम में जो भी प्रश्न बनता है उसमें ना अस्ति लगता है, कभी अस्थि लगता है तो कभी ना अस्थि, तो ना के ऊपर अंत में विशेष ध्यान देना। उसके बाद में प्रत्येक प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद में उसका सही हल करना और उसे आंसर निकालना। तो हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम क्वेश्चनों का संग्रह समझते हैं कि आपको कैसे और किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। समझते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर, यानी कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पहले 6 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर पहला प्रश्न आपको उचित विकल्पम चित्वा लिखित, आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति, रामस्य शब्द में आपको विभक्ति बताना है, तो यहाँ पर इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। कवि शब्द में यहाँ पर द्वितीय बहुवचन बताना है, तो कवि शब्द का आपका द्वितीय बहुवचन हो जाएगा, आपका सही बहुवचन हो जाएगा आपका कवीन, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर पित्रा शब्द में आपको वचन बताना है, तो पित्रा शब्द में आपका एक वचन हो जाएगा। फिर षष्ठी विभक्ति एक वचन शब्द रूपम अस्ति, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप बताना है आपको, तो यहाँ पर आपका सही शब्द बन जाएगा, यानी कि आपका सही आंसर बन जाएगा राज्ञा शब्द में आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। आगे देख लीजिए, अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। देखो देखो मैंने ऊपर ये बात किया है कि आपको नास्ति पूछा है, यहाँ पर गौर कीजिएगा ये वाली बातों पर, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि अस्ति और ना अस्ति इस पर ध्यान नहीं देते हैं, अस्ति और ना अस्ति पर ध्यान नहीं देते, तो यहाँ पर ना अस्ति लिखा है, नास्ति है ना। तो यहाँ पर पुत्र शब्द आपका अवयव नहीं है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको इसमें उपसर्ग और अवयव शब्द के प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो आप 22 उपसर्ग को अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर यहाँ पर इसमें अवयव बताना है। अब अस्ति यानी कि अवयव है, तो यहाँ पर अपि शब्द आपका अवयव है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर है, ये इस अंतर को जरूर समझना। आगे बढ़ जाओ, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 में आपको यहाँ पर नेशाम में धातु रूप बताना है, तो आपका नि शब्द है। ठीक है, उसके बाद में दूसरे में आपको धनंती में आपको वचन बताना है, तो बहुवचन हो जाएगा। वर्धताम में आपको पुरुष बताना है, तो वर्धताम में आपका यहाँ पर प्रथम पुरुष हो जाएगा। और गच्छानि में आपको लकार बताना है, तो लट लकार हो जाएगा। अधिकार में आपको उपसर्ग बताना है, तो अधि आपका उपसर्ग है, और सम प्लस उपसर्ग प्लस कृत अगर जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा संस्कृत। ठीक है, उसके बाद में गम लिट लकार से एक वचन प्रथम पुरुष, तो आपका शब्द बन जाएगा कौन सा, यानी कि गमिष्यति। फिर उसके बाद में खग गगने उत्पत्ति में आपको उपसर्ग बताना है, तो यहाँ पर आपका उत उपसर्ग होता है, उद उपसर्ग नहीं होता है,
उत आपका उपसर्ग है, ठीक है। फिर समझ लीजिए आगे, आम और ना करना है इसमें, तो उज्ज्वल में आपको संधि बताना है, तो उत धन ज्वल में आपकी विसर्ग संधि व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। दीर्घ संधि का सेव अस्ति यानी कि दीर्घ संधि का उदाहरण आपको लिखना है, तो महाधन विद्यालय बराबर महाविद्यालय, ठीक है। अब इस प्रकार से कौन सा भी आपको दीर्घ संधि का उदाहरण देना है। प्रतिधन एक में आपका ई का या हुआ है, मतलब कि इसमें यण संधि हो गई, ठीक है। और मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आपको अगर किसी भी शब्द अगर बड़ी मात्रा आती है तो दीर्घ संधि होगी, एक मात्रा आती है तो आपकी गुण होगी, ऊपर आपको कोई दो मात्रा ऐसी मिलती है तो वहां पर आपकी वृद्धि संधि होगी, और या वा रा ला के पहले या वा रा और ला के पहले आधा शब्द अगर आता है तो वहां पर आपकी यण संधि होगी। अगर आपको अवग्रह चिन्ह मिलता है तो पूर्व रूप होगी। इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सीओ वंद में आपको यहाँ पर ये हल का उदाहरण है क्या, तो यहाँ पर आपको इसमें बताना है। अच्छा ध्यान रखिएगा कि जितने भी सारे प्रश्न हैं इनमें आम और ना ही आपको करना है, ठीक है। तो इसमें आपका यानी कि आपका अगला जो घ नंबर है इसमें आपका आम आ जाएगा, ठीक है। और प्रति एक में भी आपका आम आ जाएगा। इसमें सेव अस्ति उदाहरण, दीर्घ संधि उदाहरण सेव अस्ति, तो दूसरे में ना आएगा। पहले में आपका आम आएगा, पहले में आम, दूसरे में ना, तीसरे में आम, चौथे में आम। और उसके बाद में बहुब्रीहि समास से उदाहरण दिगंबर अस्ति, इसमें भी आम आ जाएगा। अनुरूप समास रूपस्य योग्यम, इसमें भी आम आ जाएगा। और छह शब्द महान चासो देव में ये महादेव, इसमें आम आ जाएगा। द्विगु समास से उदाहरण अष्टाध्यायी, तो इसमें भी आपका आम आ जाएगा, ठीक है। आगे देख लो, यानी कि युग मलिनम कुरुतः आपको करना है। तो ध्यान दीजिए ना बच्चों, ये जो प्रश्न आप करते हैं ना युग मलिनम कुरुतः, तो इसमें जो प्रश्न आप इधर क्रम से लिखते हैं ना, उसके जस्ट सामने ही आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है पूरा, क्रम नहीं डालना है। ध्यान दीजिएगा, गलती कर दोगे बोर्ड में आपके नंबर कट जाएंगे, पूरा लिखोगे फिर भी नंबर नहीं मिलेगा। मतलब आपको क्या करना है, युग मलिनम कुरुत वाले जितने भी प्रश्न हैं उसके जस्ट सामने ही उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो सलीलम का पर्याय क्या होता है, तो सलीलम का पर्याय हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जलम हो जाएगा। समरूप का विशेष पदम क्या हो जाएगा, तो समरूप का विशेष पद क्या हो जाएगा, यानी कि आपका इसमें प्रवास हो जाएगा। और विषंभम का विशेषण पद है ना, तो दूतम हो जाएगा। फिर शीघ्रम का विपन्नम हो जाएगा। प्रासिदिति का विलोम, प्रासिदिति का आर्द्रता हो जाएगा। और संपन्नम का विपन्नम हो जाएगा, है ना। लेकिन आप ये जो भी ये प्रश्न आते हैं इनका आपको यहाँ पर समास वाला प्रश्न भी मिल सकता है, या फिर आपको संधि वाला ऑप्शन भी यहाँ पर मिल सकता है। तो कौन सा भी प्रश्न आपको आता है तो उसके जस्ट सामने आपको उसके उत्तर देना है। फिर उसके बाद में एक पदेन उत्तरम लिखा था, तो एक पदेन उत्तरम आप पढ़ लीजिएगा, जो भी मैंने क्लास में करवाए हैं महत्वपूर्ण, आपको एक नज़र में जो भी महत्वपूर्ण है उनको आप देख लीजिएगा। बिल्कुल आप अच्छा, प्रत्यय वाला प्रश्न देखो, यहाँ पर एक प्रत्यय वाला प्रश्न पूछा गया आदाय। जब भी किसी भी शब्द के अंत में अगर या मिल जाता है तो वहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपका ल्यप प्रत्यय होगा, ठीक है। अगर आपको है ना जैसा कि आधा ता और वा मिलता है तो ये आपका कृत्वा प्रत्यय, जैसे कि भूतवा है ना, तो भूतवा में कौन सा प्रत्यय हो गया, कृत्वा प्रत्यय हो गया, ठीक है। और अगर वान और मान के साथ में अगर आपको हलंत मिलता है, जैसा कि गतिमान है ना, जैसा कि या गतवान ले लीजिए, गतवान, तो गतवान में वान, गतवान, वान लगाना हलंत है, इसका मतलब इसमें कृतवतु। तो जो कृतवत प्रत्यय वाले जो टॉपिक मैंने बताए हैं उसकी जो टिक्स आपको बताई है उसको आप एक नज़र देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर ये आपको एक वाक्य वाले उत्तर हैं, तो ये
थोड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको आप एक नज़र में समझ लीजिएगा और इनके आंसर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। प्रश्न निर्माण कुरुतः, तो प्रश्न निर्माण के जो भी शब्द मैंने बताए हैं उन शब्दों को आप समझ लीजिएगा। इसमें प्रश्न निर्माण में एक बात को थोड़ा ध्यान रखना है कि जो प्रश्न यहाँ पर जैसे कि मलिनम, कज्जल मलिनम में है ना आपकी द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति का ही प्रश्न यहाँ पर बनेगा इसमें, ठीक है। यानी कि आपका प्रश्न द्वितीय विभक्ति में होना चाहिए। इसमें पंचमी है तो पंचमी विभक्ति लगना चाहिए, धेनु नाम में है ना द्वितीय है तो द्वितीय लगना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इसमें करना होगा। फिर यहाँ पर किसने क्या कहा, तो ये पाठ के अनुसार होता है। इस पाठ के अनुसार किसने क्या कहा, तो आपको ये करना है कि कहा लिखना है और कम लिखना है और उसके नीचे आपको उत्तर लिखना है ऐसे, ठीक है। ऐसा इस प्रश्न का जवाब देना है। और श्लोक जो इस पाठ्य पुस्तक ये प्रश्न पत्र में नहीं आया है वही श्लोक प्यारे बच्चों आपको लिखना है। ये प्रश्न पत्र में आया हुआ श्लोक अगर आप लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, समझना जरा। अब अशुद्ध को शुद्ध करना, तो अशुद्ध और शुद्ध का मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो पढ़ा है, आप उसको अच्छे से समझ लेना। क्योंकि अशुद्ध और शुद्ध में जब तक आप उसमें है ना कर्ता क्रिया और कर्म को नहीं समझेंगे, जब तक उसमें कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, कौन सा इसमें लकार है, ये तब तक आपका तालमेल नहीं बिठाएंगे, तब तक आपका अशुद्ध से शुद्ध नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि आपका जिस पुरुष और वचन का आपका लकार होता है उस वचन और पुरुष में आपकी विभक्ति होना चाहिए, ठीक है। ये इसका नियम होता है। लेकिन आप चाहें तो वीडियो हमारे चैनल पर वीडियो इसका अशुद्ध शुद्ध का पड़ा हुआ है, उसे आप आराम से समझ लीजिएगा। और दूसरा एक और आप चाहें तो गूगल पर भी जाकर आप शुद्ध अशुद्ध अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको संतोष दांगी इंग्लिश है ना महत्वपूर्ण अशुद्ध शुद्ध वाले क्वेश्चन है, संतोष दांगी इंग्लिश सर्च करोगे तो वहाँ मिल जाएगा। फिर उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करना, तो ये वाला जो महत्वपूर्ण है इनको थोड़ा सा आप एक नज़र देख लीजिएगा। फिर ये जो प्रश्न है ना 16 नंबर के क्रम संयोग, यानी कि जो पूरी की पूरी जो सारी लाइन है ना प्यारे बच्चों, ध्यान रखना बच्चे बहुत गलती करते हैं, इन शब्दों को ही आगे पीछे कर देते हैं, शब्द आगे पीछे नहीं करना। ये पूरी लाइन है ना, जैसे कि पुत्रस्य दैन्यम दृष्टा अहम रोदमी, इस पूरी लाइन को, फिर उसके बाद में ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये, फिर तो जो लाइन आपका जो पाठ की जो पंक्तियां हैं उसके हिसाब से आपको क्रम से जमाना है, ठीक है। और उसी क्रम से जमा पाठ की स्टोरी के हिसाब से इसको क्रम से जमाना है। अब वाच्य परिवर्तनम कुरुता, थोड़ा सा इसको समझना जरा। इसमें होता क्या है, जब आप कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में करते हैं तो कर्तवाच्य अगर आपका कोई भी शब्द है या वाक्य है, कौन सा कर्तवाच्य, तो कर्ता में हमेशा प्रथमा होगी, कर्म में द्वितीया होगी और कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। ध्यान देना, कर्तवाच्य में हमेशा कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी और इस कर्ता और कर्म के हिसाब से ही आपकी क्रिया होगी, ठीक है। ये होता है कर्तवाच्य। अच्छा, कर्मवाच्य में क्या करना है, तो कर्मवाच्य में आपके कर्ता में हमेशा तृतीय विभक्ति होगी। कर्ता में आपका जो कर्ता है ना, पहला कर्ता होता है, तो कर्ता में आपको तृतीय विभक्ति करना है और कर्म में प्रथमा विभक्ति करना है और इसके हिसाब से ही आपको क्रिया प्रयोग में लाना है। और क्योंकि आप जो भी जैसे कि कथितम आया तो कथयते हो जाएगा, पृच्छति आया तो पृच्छयते हो जाएगा, ग्रहणाति आया तो ग्रहण्यते हो जाएगा, है ना। और देखो ये दह्यते है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी ये वाला तेन ये आपका कर्म दे रखा है, तो इसे आपको इसको करना है। फिर ये जो प्रश्न है यानी कि गद्यांश पद्यांश, तो आपको प्रश्न को आसानी सावधानी पूर्वक समझना है और जो शब्द आपका छूटा है वही आपका उत्तर होगा। समझना कैसे, बहुत आसान है। आपने इतना अंडरलाइन कर लिया, फिर आपने इसमें भी यहाँ से इतना अंडरलाइन कर लिया। अब आशित, यहाँ पर भी एक आशित। अब देखो यहाँ पर इसमें कौन सा शब्द बचा हुआ है, यानी कि काभ्याम, यहाँ से तो यहाँ तक काभ्याम के स्थान पर हमें कौन सा आंसर देना है, यानी कि क्षेत्र कर्षणम हमें उत्तर देना है। तो इस प्रकार से ट्रिकी तरीके से आप आराम से ये गद्यांश पद्यांश जो समझ लीजिए जो महत्वपूर्ण है, इनको आपको इसी प्रकार से सारे गद्यांश पद्यांश को सोल्व करना है ना। ये सारे गद्यांश पद्यांश जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप एक नज़र जरूर देखिएगा और
प्रश्न क्रमांक 22 में आप अवकाश, तो अवकाश में अगर आपको यहाँ पर अगर वो देता है दिन, 1 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी, तो वही आपको लिखना है और श्रीमंतः से ही आपको अवकाश शुरू करना है। और इसके साथ में आपको शुल्क मुक्ति वाली अवकाश भी थोड़ा एक नज़र देख लीजिएगा। ये दोनों आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में यहाँ पर अंतिम आपका 23 नंबर पर निबंध पूछा जा गया है, जिसमें आप संस्कृत भाषा महत्वम और कालिदास, ये दोनों के निबंध आप पढ़ लीजिए। दोनों में से एक निबंध आपकी परीक्षा में आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा अभिलाषा और विश्वास के साथ में आपका पेपर अच्छे से अच्छा जाए, अभी तक के सारे पेपरों में और आने वाले सभी पेपरों में, है ना। आपका टॉप अगर कोई पेपर आपका रहे तो 100% टॉप पेपर आपका संस्कृत का रहे, इसी आशा और उम्मीद के साथ में आप चैनल पर जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं जल्द ही आपको वार्षिक परीक्षा का संपूर्ण एनालिसिस लेकर आ रहा हूँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं संस्कृत पेपर के लिए। थैंक यू सो मच।